कैसे हैं आप सभी लोग। तो देख पा रहे हैं मेरे पास वेस्ट बंगाल सेमिस्टर 4 2026 जैसे कि मैं लिख के रखा हूँ, उसका फिजिक्स पेपर मेरे पास है। तो आप सभी लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है, मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने लिखा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। तो बोलेंगे सर आपने इतना लेट क्यों किया सॉल्यूशन अपलोड करने के लिए। बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे टीचर थे जो कि क्या कर रहे थे, एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद ही सॉल्यूशन अपलोड कर रहे थे, लेकिन वो आपके साइकोलॉजी के लिए बहुत ही हार्मफुल था, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में अगर आप लोग आंसर चेक करने जाएंगे तो आपका मेंटल एक ट्रॉमा जाएगा। आप लोग बोलेंगे देखेंगे ये सही हुआ कि गलत हुआ। इसी कारण से मैंने एग्ज़ाम जितना दिन चला इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन अपलोड नहीं किया। तो आज आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आपका जो सेमिस्टर 4 का एग्ज़ाम है वो आज ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं आज इसका सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर कोई टीचर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के बीच में सॉल्यूशन अपलोड मत कीजिए, सॉल्यूशन मत दीजिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान स्टूडेंट्स का माइंड में एक प्रेशर जाता है, स्टूडेंट्स का माइंड में बहुत ही प्रेशर जाता है। वो अगर एग्ज़ाम देखिए तो फिजिक्स के बाद आपका मैथमेटिक्स एग्जाम था, केमिस्ट्री एग्जाम था, तो अगर फिजिक्स के बाद आप लोग डायरेक्ट फिजिक्स का अगर ख़राब भी हो सकता है, बहुतों का अच्छा भी हो सकता है। अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर बाई चांस किसी का ख़राब एग्जाम हो गया, जब आपका सॉल्यूशन वो देखेगा यूट्यूब से, तो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन देख के उसका दिमाग और भी ख़राब हो जाएगा कि मैंने सोचा था 35 में 30 आएगा, अभी देख रहे 20 भी नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ मैं सारे टीचर्स को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होता है कोई भी बोर्ड के पेपर को डिस्कस मत कीजिए। ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, और सारे बच्चे समझ पाए इसलिए मैंने इतना दिन तक कोई भी सॉल्यूशन अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो चलिए समझ गए। अभी अगर मैं वन वर्ड में बोलूँ कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल था। जो बच्चे मेरे पास रेगुलर क्लास किए हैं, मेरे जो फाइटर बैच उधर आपने रेगुलर क्लास किया है, तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जो मैंने क्लास में डिस्कस किया था, जब मैंने मॉडल पेपर कराया था, जब मैंने आप लोगों को एबीटीएस सॉल्व कराया था, जो क्वेश्चन मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोला था वो क्वेश्चन इधर आया है। अभी मैं ये नहीं मैं दिखाने में साबित करने का कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि जाके देखिए वो वाला वीडियो में मैंने बोला था। जो बच्चे रेगुलरली क्लास किए हैं उन लोग को पता है कि सर ने जो बोला था वही आया है। और पेपर का लेवल सेमिस्टर 3 के कंपैरिजन में सेमिस्टर 4 बहुत ही इजी आया है। सेमिस्टर 3 में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, हमने बहुत आवाज़ उठाया था सेमिस्टर 3 के बाद, तो सेमिस्टर 4 में पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा आया है। तो अभी हम लोग सेमिस्टर 4 का जो फिजिक्स पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ ये पेपर ओपन करता हूँ। तो चलिए लेट्स सी। सो हम लोग इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन में चले जाएंगे। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था और ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही आपके एचएस में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सी, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है। और इसके अलावा भी अगर ये क्वेश्चन पेपर हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन का PDF का लिंक नीचे मेरे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है या इसका कमेंट सेक्शन में दिया रहेगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। सो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो वी विल डू सेक्शन ए। सो व्हाट इज गिवन, 4 times magnified image of an object is produced at 9 cm distance on a screen from object by spherical mirror. Calculate the focal length of the mirror. तो मैग्निफिकेशन कितना बोला है, 4 times। तो क्वेश्चन मैग्निफिकेशन कितना बोला है, 4 times। और बोला है क्या बोला है, हमारा मतलब स्फेरिकल मिरर और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस क्या है, 9 cm। मैग्निफाइड प्रोड्यूस एट 9 cm डिस्टेंस ऑन अ स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाय अ स्फेरिकल मिरर। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, v + u = 9 सेंटीमीटर दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है। अभी हम सभी लोगों को पता है एक स्फेरिकल मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होता है, बोले तो मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, बोले तो -4। इसका मतलब क्या है, v/u = -4 या v = -4u हम लोग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा। सो v का जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, वहाँ से -4u + u = 9, that is -3u = 9, u = -9/3। तो 3 3 9, that is -3 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आया है, -3 सेंटीमीटर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ चुका है। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा सर, सो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, देखिए -4u था, सो क्या होगा दिए, -4 × -3
दैट इज 12 सेंटीमीटर इज द इमेज डिस्टेंस। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ कैसा आएगा, हम लोग को सभी को पता है मिरर इक्वेशन 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/v का वैल्यू क्या है 12 प्लस 1/u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू -3। सो क्या हो जाएगा एलसीएम करने से 12, 3 4 द 12 दैट इज -4, 3 4 द 12 दैट इज -3/12, -3/12। समझ पा रहे कैसे हो रहा है, -3/12 दैट इज 3 4 द 12 दैट इज 1/4। सो 1/f का वैल्यू ये वाला आया है, 1/f का वैल्यू ये वाला आया है, और यहीं से हमारा f का वैल्यू क्या हो जाएगा, f का वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, देखिए 3/4 ये वाला क्वेश्चन में दिया है, देखिए 3, तो ये 3 तो मतलब ये 12। समझ पा रहे हैं, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हाँ यही वाला होगा। ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एक चीज़, 1 मिनट, एक चीज़ थोड़ा मैंने गलत किया शायद, एक चीज़ सॉरी एक चीज़ गलत हुआ है यहाँ पर हमने एक चीज़ गलत किया है। ये हमारा v इक्वल्स टू -4u था, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा ये माइनस जब ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस हमारा देने का जरूरत नहीं, यहाँ पर साइन हमें पता है, साइन कन्वेंशन पता है, लेकिन ये जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर u हमेशा नेगेटिव होता है, हम सभी लोगों को पता है। तो v भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये वाला माइनस लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट 4 × 3 हम लोग -12 लिख पाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो इसी यहाँ पर -12 लिख पाएंगे, क्यों लिख पा रहे हैं हम, साइन कन्वेंशन हमें पता है। तो यहाँ पर क्या होगा 1/-12 प्लस 1/-4, सॉरी -4 नहीं -3, दैट इज क्या होगा 12 होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 + 4 दैट इज -5/12, -5/12। तो f का वैल्यू क्या होगा -12/5 दैट इज 5 2 = 10 2 5 4 = 20। सो 2.4 -2.4 सेंटीमीटर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो हमारा फोकल लेंथ क्या हो गया 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर पूछे कि ये क्या टाइप का मिरर है, दिस इज ए कॉनकेव मिरर। ओके, तो ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। सो दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट राइट दिस। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में मूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी। ओके, डन, कंप्लीटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर बी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या दिया है देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन एयर। तो रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल बोला 60 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला एयर में, प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है 1.5। सो प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। व्हेन इट इज केप्ट इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एक मीडियम में रखा है इसको, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 3√2/4 इसका ये वाला है। सो इसका रिफ्रैक्टिव एंगल बोला है कितना, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म बोला है कितना 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें क्या करना पड़ेगा हमें, हमें सबसे पहले m/μg अगर निकालें दैट इज μg/μm, μg का वैल्यू क्या 1.5, इसको क्या लिखेंगे 3√2/4। तो इसको सॉल्व करें क्या होगा 1.5/3√2 × 4। सो 1.5 × 2 कितना होता है, 1.5 × 2 3 होता है, 2 2 = 4 दैट इज 2/√2 दैट इज √2। सो w/μg इज √2। सो हमारा ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया है √2। अभी हम सभी लोगों को पता है, क्या पता है हमें, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला sin a + Δm/2 by sin of a/2 दैट इज m/μg दैट इज √2। इसका वैल्यू क्या होगा √2 होगा। sin a + Δm/2 दैट इज sin a का वैल्यू क्या होगा, sin a का वैल्यू है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री Δm/2 बाई sin a/2, a का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो a/2 व्हाट वी हैड 30 डिग्री, यही होगा 30 डिग्री का वैल्यू। तो √2, तो देखिए हम सभी लोगों को क्या पता है sin 30 का वैल्यू हमें पता है। सो √2 मल्टीप्लाइड बाई sin 30 डिग्री इक्वल्स टू sin 60 डिग्री प्लस Δm/2। ठीक है, तो यहाँ पर √2 sin 30 का वैल्यू क्या है, sin 30 का वैल्यू क्या है, बोलिए sin 30 का वैल्यू क्या है
1/2, इतना क्या सोच रहे हैं, दैट इज साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2, सो 2, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/√2 होगा, तो 1/√2 इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2, सो 1/√2 का मतलब क्या है, 1/√2 का मतलब है साइन 45 डिग्री, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2। अभी बोथ साइड से सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, बोथ साइड से अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूँ इसको। सो बोथ साइड को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, साइन साइन कट जाएगा, दैट इज 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री प्लस डेल्टा m 2 मल्टीप्लाई बाई 40 क्या होगा 90 डिग्री, और 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 30 डिग्री, सो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या हो गया आंसर, 30 डिग्री हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ गए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यह था क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर सी में। इसको लिखिए, मैं मिटा रहा हूँ तब तक। देखिए क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। नाउ सी, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। सो देखिए क्या बोला है, कैन द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बी लेस देन 1। तो बोला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी लेस देन 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है। तो हमें हमेशा पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मच मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, हमें सभी पता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या कभी 1 से लेस होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो बोला कैन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम लेस देन 1, आंसर होगा नो, म्यू कैन नॉट बी लेस देन 1। ओके, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, डज डिस्पर्सन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन वैक्यूम। डिस्पर्सन क्या कभी वैक्यूम में होता है? देखिए डिस्पर्सन क्यों होता है बोले तो, लाइट का डिस्पर्सन कब टेक्स प्लेस करता है। देखिए एज फॉर एग्जांपल, अगर हमारा व्हाइट लाइट गया, सो व्हाइट लाइट अलग अलग में डिस्पर्स कब होगा, उसका अलग अलग पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी में मूव करेगा। व्हाइट लाइट के अंदर 7 कंपोनेंट है, 5th गियर, वो अलग अलग वेलोसिटी में ट्रैवल करेगा, तभी तो डिस्पर्सन टेक्स प्लेस करेगा ना। तो ये कब होगा, जब ये एक मीडियम के अंदर से जाएगा। तो किसी मीडियम के अंदर से अगर नहीं जाएगा तो डिस्पर्सन हो ही नहीं सकता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट वैक्यूम में हो ही नहीं सकता है। आंसर होगा नो, डिस्पर्सन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन वैक्यूम। नो, डिस्पर्सन कैन नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। ओके, now we will move to the next question, question number D। क्वेश्चन नंबर डी, देखिए क्या बोला है, बोला इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में दो तो मेजर डिफरेंस। तो आप सभी लोगों को पता है, राइट, 2 मेजर डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये मैं फिर से लिखा नहीं रहा हूँ, बहुत बार पढ़ने का टाइम बोला हूँ कि इंटरफेरेंस में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में क्या होता है। इंटरफेरेंस में 2 लाइट रेस जिसका हमारा कोहेरेंट सोर्स है वो सुपरपोज करता है, और डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक ही लाइट सोर्स से डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस करता है। और उसके बाद हमारा इंटरफेरेंस में क्या होता है, इंटरफेरेंस में सारे जो बैंड्स होता है, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, सबका विथ सेम होता है। लेकिन डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा का विथ सबसे ज़्यादा होता है, एंड इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर ई, हाउ विल द पोलराइड बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड एंड लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। तो ये वाला भी इजी क्वेश्चन था। तो एक पोलराइड कैसे यूज़ करेंगे हम लोग अनपोलराइज्ड और लीनियरली पोलराइज्ड लाइट को मेजर करने के लिए। तो देखिए, अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट है, तो ये वाला एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये वाला एक अनपोलराइज्ड लाइट है। इसको अगर हम लोग एक पोलराइड से पास कराएंगे, इसको अगर हम लोग पोलराइड से पास कराएंगे तो क्या होगा, पोलराइड से पास करने के बाद अगर इसका एक्सिस ऐसा है तो ये इसका इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। इसका इंटेंसिटी अगर I0 है, इसका इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगा। अगर ये लाइट मेरा अनपोलराइज्ड होता है, ठीक है, अनपोलराइज्ड होता है, ये वाला पोलराइड है। अभी क्या होगा देखिए, अगर ये एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है, ये एक लीनियरली पोलराइज्ड, ये एक लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है, लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है। ये जब एक पोलराइजर से पास करेगा तो क्या होगा,
तो अगर इसका इंटेंसिटी I0 है और इसका एक्सिस सेम डायरेक्शन में है, एक नीडेडली पोलराइज्ड लाइट है, इसके एक्सिस सेम डायरेक्शन में है, तो पास करने के बाद क्या होगा, पास करने के बाद भी ये लीनियरली पोलराइज्ड ही रहेगा और इसका इंटेंसिटी I0 होगा। और अगर हम लोग इस पोलराइड के एक्सिस को हम लोग ऐसे घुमा दें, पोलराइड के एक्सिस को ऐसे 90 डिग्री घुमा दे, तो यहाँ से कोई भी लाइट पास नहीं करेगा। यहाँ पर इंटेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटेंसिटी हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर इंटेंसिटी हमारा 0 हो जाएगा। सो हम लोग ऐसे एक अनपोलराइज्ड लीनियर पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंस कर पाएंगे। जब हमारा अनपोलराइज्ड लाइट के सामने एक पोलराइड रखेंगे उसका इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। जब हम लोग लीनियरली पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे, अगर सेम एक्सिस रहा तो इंटेंसिटी सेम रहेगा और घुमा देने से इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। सो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर F। ओके, ये कंप्लीट। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर F। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर F में। क्वेश्चन नंबर F बोला है टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी I प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। तो दो तो कोहेरेंट सोर्स है जिसका दोनों का इंटेंसिटी I है, I1 का वैल्यू भी I है, I2 का वैल्यू भी I है, वो प्रोड्यूस करे इंटरफेरेंस पैटर्न। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी वेयर पार्ट डिफरेंस इज λ/6। तो क्वेश्चन में पार्ट डिफरेंस क्या बोला है, λ/6। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये देखिए याद है हम लोग को, डेल्टा x बाई लैम्डा इक्वल टू डेल्टा पाई बाई 2π। ये डेल्टा फाई क्या है, ये है हमारा फेज डिफरेंस। तो हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू क्या दिया है, λ/6 बाई लैम्डा इक्वल टू 5/2π। तो लैम्डा लैम्डा कट गया, तो फाई का वैल्यू क्या होगा 2π/6 दैट इज π/3। π/3 का मतलब क्या है 60 डिग्री। तो फाई का वैल्यू क्या हो गया, फाई का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इंटेंसिटी क्या होगा। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। यही तो हमारा I रिजल्टेंट है, यही तो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। सो I का वैल्यू क्या दिया है, I का वैल्यू क्वेश्चन में दोनों का वैल्यू I दिया है। सो I प्लस 2 इंटू I मल्टीप्लाइड बाई I cos फाई। cos फाई का मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री दैट इज 2I। I स्क्वायर का वैल्यू मतलब बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा 2I। cos 60 का वैल्यू क्या है बोलिए, cos 60 का वैल्यू है 1/2। तो 2 कट गया दैट इज 2I प्लस I दैट इज 3I। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है 3I, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा 3I हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर F इज डन। नाउ हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि हमारा कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारे सब ये भी 3 नंबर के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं 3 नंबर नहीं, ये हमारा ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, सारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये सब 1 का F तक हुआ, अभी हम लोग करेंगे 2 का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, इसको कॉपी कर लीजिए। तो चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 का A। क्वेश्चन 2 का A, इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस भी लैम्डा। तो 0 डिग्री सेल्सियस में किसी का डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, तो 819 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो 819 डिग्री सेल्सियस में हमारा वेवलेंथ λ2 क्या होगा, ये पूछा है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा टेम्परेचर के साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे डिपेंड करता है। हम सभी लोगों को पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है h/mv दैट इज मोमेंटम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √2mE। हम लोग ये भी फॉर्मूला पता है, E का मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो इसको हम लोग और एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं √3m RT, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 RT। तो 2 कट जाएगा, सो 3m RT ये भी एक फॉर्मूला है। तो हमने ये देखा, तो यहाँ से क्या मिला कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये हमें पता चल गया। तो अभी देखिए T1 कितना दिया है, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और T2 क्या होगा सर 819 डिग्री सेल्सियस था। इसको जब केल्विन में लेके जाएंगे प्लस 273 ऐड होगा तो कितना होगा 9 और 3 12 1 7 1 8 और 1 9 9 3 12 1 7 1 8 और 1 9,
और 8 to 10, सो 1092 केल्विन। ठीक है, तो अभी दोनों का रेशियो हमें चाहिए। अभी देखिए हमें पता है λ2 बाई λ1 अगर करेंगे तो T1 बाई T2 होगा। तो T1 का वैल्यू क्या होगा 1092, सॉरी T1 का वैल्यू होगा 273 और T1 का वैल्यू कितना है और T2 का वैल्यू कितना है 1092। अभी देखिए किससे कटता है, हम देखिए डायरेक्टली क्या काट सकते हैं 273 इंटू 2 इंटू 4। अगर अच्छा देखिए 273 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है 4 3 12 1 4 7 28 9 1092। अच्छा 4 से कट जाएगा, डायरेक्टली 4 से कट जाएगा। सो क्या होगा आंसर 1/4 अंडर रूट दैट इज 1/2। सो λ2 बाई λ1 क्या हो गया 1/2। सो λ2 क्या हो जाएगा λ1/2 दैट इज λ/2। सो हमारा जो 819 डिग्री सेल्सियस में हमारा वेवलेंथ क्या होगा पूछा, वो क्या होगा हाफ हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस में जितना है हमारा 819 डिग्री सेल्सियस में उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। इसके बाद वाला क्वेश्चन है राइट आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन मेंशन सिंबल यूज्ड। बहुत बार पढ़ने का टाइम बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए आ गया है। उसके बाद सी वाला क्वेश्चन देखिए हाउ कैन यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव। ये वाला सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, बहुत बार पढ़ाने का टाइम क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी, ये दोनों क्वेश्चन को हमने कितना बार डिस्कस किया है। जिन्होंने रेगुलर क्लास किया है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बोलना कि सर आपने दोनों क्वेश्चन को कितना बार डिस्कस किया था। देखिए मैं अलग से कोई भी क्रेडिट नहीं चाहता हूँ, आप लोगों ने जेन्युइनली मेरा क्लासेस फॉलो किया है तो आप लोग इसको कर पाएंगे, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर डी ये भी देखिए स्क्रीन के ऊपर तो फ्लैश हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन एंड फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन। कितना बार बोलना पड़ेगा, ये क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है कितना, ये भी तो क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी चलिए इसको मैं एक बार बोल ही देता हूँ। अगर कोई अपकमिंग जो स्टूडेंट है अभी क्लास 11 से 12 में आया है वो अगर ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसके लिए मैं बोल दे रहा हूँ। तो देखिए 2 का डी का क्वेश्चन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन। सो इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन क्या होगा बोलिए तो, इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन, इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन क्या होगा, फोटोन गिर के इलेक्ट्रॉन निकल क्या होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और क्या होगा फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन, फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा एक्सरे, फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक्सरे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी में मूव करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रूफ दिया है, बोला कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड ऑब्जेक्ट शिफ्टेड टुवर्ड्स डिस्टेंस एक्स ऑन अ डिस्टेंस। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन बी, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, देखिए सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है कैसे करेंगे। सेक्शन बी विल मूव टू क्वेश्चन 3A। व्हाट इज गिवन, ए कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड किया है कहाँ पर, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में। तो सोचिए यहाँ पर हमारा एक स्क्रीन है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर क्या है स्क्रीन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन लेंस इज शिफ्ट बाय एक्स अमाउंट देन अनदर डिस्टिंक्ट इमेज इज फॉर्म। तो पहले हमारा लेंस का पोजीशन है ये वाला, अगर मैं L1 लिखूं, अभी इसको हटा के मेरा लेंस कहाँ चल गया, सेम लेंस L2 चल गया। ये जो शिफ्ट हुआ है x। ठीक है, शिफ्ट हुआ है x, तो हमें प्रूफ करना है दोनों का रेशियो है d+x/d-x²। अब ये टोटल डिस्टेंस है हमारा d। तो फर्स्ट केस में अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 था, इमेज डिस्टेंस क्या होगा v1। सेकेंड केस में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 है, इमेज डिस्टेंस क्या होगा v2। ठीक है, तो अब दोनों केस से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, d = u1 + v1, अगेन d = u2 + v2। आई कैन राइट दिस, नो प्रॉब्लम। और एक चीज देखिए कि यहाँ पर ये डिस्टेंस x है, तो देखिए एक चीज देखिए, यहाँ से यहाँ तक है u2, यहाँ से यहाँ तक है u1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x = मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ u2 - u1। और एक चीज देखिए, यहाँ से यहाँ तक v1 है, यहाँ से यहाँ तक v2 है, तो v1 - v2 का मतलब भी क्या होगा x होगा। सो x का और एक वैल्यू क्या होगा v1 -
V2 ये भी लिख सकते हैं। अभी मुझे यहाँ से इस चीज़ को प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए दोनों लेंथ सेम है, इसका भी फोकल लेंथ अगर f है, इसका भी फोकल लेंथ f होगा, नो प्रॉब्लम। सभी एक चीज़ देखे मिला, तो U2 माइनस U1 और V1 माइनस V2 हमें मिला है। तो हमारे पास दो केस है, तो ऑब्जेक्ट का अगर हाइट हम लोग यहाँ पर O बोले तो दो केस में यहाँ पर मिलेगा। तो फर्स्ट केस में अगर मैं मैग्निफिकेशन M1 बोलूँ तो ये क्या होगा, I1/O, जहाँ पर ऑब्जेक्ट साइज है O इक्वल्स टू V1/U1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 इक्वल्स टू O मल्टीप्लाइड बाई V1/U1। सिमिलरली सेकेंड वाला केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, I2 बाई ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज V2/U2। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, I2 का मतलब O मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी ये वाला U1 होता V2/U2, V2/U2 हमें मिलेगा। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी दोनों इमेज का साइज का रेशियो चाहिए। तो कैसे करेंगे, हमें पता है I1/I2 अगर करेंगे सो O मल्टीप्लाइड बाई V1/U1 डिवाइड बाई O मल्टीप्लाइड बाई V2/U2 कट गया। सो V1/V2 मल्टीप्लाइड बाई U1/U2 यही पड़ा रहेगा, हम सभी लोगों को पता है। अभी देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें ये कुछ डेटा गिवन है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V1 का मतलब क्या है, देखिए V1 का हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कि V1 का मतलब क्या है और V2 का मतलब क्या है। तो V2 का मतलब क्या हो जाएगा, V1 माइनस x, और यहाँ पर U2 का मतलब क्या हो जाएगा, U2 का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस U1 ये वाला हो जाएगा। तो देखिए V1 का जगह हम लोग V1 लिख रहे हैं, V2 का जगह क्या लिखेंगे, V1 माइनस x, U1, U2 का जगह मतलब क्या लिखेंगे, U1 प्लस x, हमें ये पता है। अभी मुझे और एक चीज़ पता है कि देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर D माइनस U1 है, यहाँ पर एक हमें कॉन्सिडरेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने का है नहीं। हमारे पास कॉन्सिडरेशन क्या करना पड़ेगा, हमारे पास देखिए जब मैंने ये सब चीज़ें प्रूफ करा था वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाया था कि V1 इक्वल्स टू U2 एंड V2 इक्वल्स टू U1। ये एक चीज़ हम लोग आप लोगों को मैंने प्रूव कराया था ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जब मैंने आप लोगों को प्रूव कराया था तो हम लोग वहाँ से भी डायरेक्ट बोल सकते थे कि V1 इक्वल्स टू U2 और U2 इक्वल्स टू V1, हमें ये पता है V1 इक्वल्स टू U2 और U2 इक्वल्स टू V1। सो अगर वो चीज़ होता है तो यहाँ से हम लोग बहुत ईजिली वो चीज़ कर पाएंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों प्रूव हम लोग ऑलरेडी जब थ्योरी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ये दोनों प्रूव कराया था। तो ये दोनों चीज़ अगर होता है तो यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ से अगर देखिए क्या पता है V1 इक्वल्स टू U2, सो V1 इक्वल्स टू U2, तो अगर मैं देखूँ यहाँ से सो x इक्वल्स टू, देखिए V1 इक्वल्स टू U2, सो V1 का जगह क्या लिखेंगे, U2 माइनस V2 लिख सकते हैं, U2 माइनस V2 x लिख सकते हैं। और हम ये क्या पता है कि U2 प्लस V2 का मतलब क्या है, D पता है, D का मतलब क्या है U2 प्लस V2। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो क्या कट जाएगा, V2 कट जाएगा। सो x प्लस D का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2U2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, U2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, D प्लस एक्स बाई 2 आ जाएगा ना, यहाँ से D प्लस एक्स बाई 2। सिमिलरली देखिए क्या होगा, ये U2 का वैल्यू आ गया है। कैमरा में क्या आ रहा है, मैं थोड़ा देखता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा मैं चेक करके देखूँ। कैमरा में यहाँ आ रहा है, ठीक है। मैं आपको फ्रेश करके दिखाता हूँ, क्या अगर नहीं समझ पा रहे हैं मैं फ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए हम लोग को यहाँ से क्या मिला कि V1 इक्वल्स टू U2, तो x का मतलब क्या है, V1 माइनस V2। अभी V1 का मतलब क्या है, U2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, U2 माइनस V2। और हमें यहाँ से क्या मिला कि D इक्वल्स टू U2 प्लस V2। अभी दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, इसको और इसको ऐड करें तो x प्लस D क्या होगा, x प्लस D U2 माइनस V2 प्लस U2 प्लस V2 होगा। सो V2 कैंसिल, दैट इज 2U2 x प्लस D। तो इससे U2 क्या होगा, D प्लस एक्स बाई 2 होगा, D प्लस एक्स बाई 2 होगा, हमारा क्या U2 होगा। सिमिलरली देखिए ये जैसे अभी हो रहा है, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें इस इक्वेशन से कि x इक्वल्स टू U2 माइनस U1। अभी देखिए हमारे पास और एक वैल्यू क्या है, हमारे पास पता है कि U2 इक्वल्स टू V1। तो अगर मैं बिठाऊँ V1 माइनस U1, इसका मतलब x है। और फिर से ये वाला वैल्यू क्या है, D का वैल्यू क्या है, U1 प्लस V1 प्लस U1, दोनों को ऐड करेंगे D प्लस एक्स क्या होगा, U1 कट जाएगा, दैट इज 2V1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास V1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि x का और एक वैल्यू है, देखिए दो वैल्यू है। मैं इसी का अगर वैल्यू लूँ, यहाँ पर मैंने V1 माइनस V2 लिया था, अगर इसी को मैं फिर से लूँ x इक्वल्स टू V1 माइनस V2, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, V1 माइनस V2। अभी देखिए V2 का मतलब क्या है, U1, V2 का मतलब क्या है, U1। सो V1 माइनस U1, x का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्योंकि V2 का वैल्यू ही क्या है, U1।
और एक चीज़ देखिए, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू u1 प्लस v1, डी का वैल्यू क्या है u1 प्लस v1, ये है। अभी दोनों को मैं ऐड करूंगा, क्या होगा, u1 कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, सो d प्लस एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 2v1 आ जाएगा। तो इसे v1 का वैल्यू क्या होगा, v1 का वैल्यू d प्लस एक्स बाई टू, तो v1 का वैल्यू क्या आ गया, d प्लस एक्स बाई टू, v1 का वैल्यू आ गया। तो v1 का वैल्यू अगर आ चुका है तो हम लोग v2 का भी वैल्यू निकाल पाएंगे, सब कुछ का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, मैं इसको मिटा के लिख रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या निकला, u2 का वैल्यू आ गया d प्लस एक्स बाई टू, v1 का वैल्यू आ गया d प्लस एक्स बाई टू, क्योंकि हमें पता है v1 इक्वल टू u2 होता है। अभी हमें ये पता चल गया, तो इस इक्वेशन से हमने अगर v1 का वैल्यू निकलेगा तो v2 भी निकल जाएगा, क्योंकि देखिए v2 का मतलब क्या है, v2 का मतलब है v1 माइनस एक्स। अभी v1 का वैल्यू क्या है, d प्लस एक्स बाई टू माइनस एक्स, दैट इज d प्लस एक्स माइनस 2x बाई टू, दैट इज d माइनस एक्स बाई टू। ये किसका वैल्यू आ गया, v2 का वैल्यू आ गया। ये v2 का वैल्यू आ गया ही मतलब इसी का किसका वैल्यू है, u1 का वैल्यू। तो सिंपल एज दैट ये वाला हमारे पास आ चुका है। तो ये वाला जब आ चुका है हम इमेज का रेशियो इजीली निकाल पाएंगे। तो इमेज का रेशियो क्या होगा सर, सो i1 बाई i2 जब करेंगे क्या होगा, देखिए सो i1 का वैल्यू क्या है, दोनों को रेशियो करेंगे, सो o मल्टीप्लाइड बाई v1 बाई u1 बाई o मल्टीप्लाइड बाई v2 बाई u2, o कट गया, दैट इज v1 बाई v2 मल्टीप्लाइड बाई u2 बाई u1। सो v1 का वैल्यू क्या होगा, देखिए v1 का वैल्यू d प्लस एक्स बाई टू, u2 का वैल्यू क्या है, u2 का वैल्यू भी यही है d प्लस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई v2 का वैल्यू क्या है d माइनस एक्स बाई टू मल्टीप्लाइड बाई u1 का वैल्यू क्या है, सेम d माइनस एक्स बाई टू। सो अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो d प्लस एक्स होल स्क्वायर बाई दैट इज i1 बाई i2। सो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू प्रूव्ड हो चुका है, यही क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया था। बहुत ही सिंपल था लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था इसको, ठीक है। कैमरा में आ रहा है कि नहीं मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, हाँ कैमरा में पूरा एकदम बढ़िया से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का भी ये वाला प्रूव कर पाए कि नहीं कमेंट करके बोलना। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, ये हर बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा वो कर पाएंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी 3 का बी में जाएंगे हम लोग, चलिए 3 का बी में हम लोग मूव ऑन करेंगे। सो व्हाट इज 3 का बी, हाउ डज एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा सिंगल फीट डिफ्रैक्शन चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल। तो एंगुलर विथ का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर विथ का फॉर्मूला है लैम्डा बाई डी। सो डी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, डी का मतलब है हमारा स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस को डी बोलते हैं, स्लिट विथ को डी बोला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ने पूछा है कि हमारा ये जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन में डबल करेंगे तो एंगुलर विथ में क्या इफेक्ट होगा। तो एंगुलर विथ के साथ तो हमारा इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो इफेक्ट, ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, बी का 2 का क्वेश्चन, फ्रॉम ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न द फर्स्ट मिनिमा रेड लाइट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, देखिए ये बी का 2 क्या बोला है, देखिए बोला है फ्रॉम ऑफ अ डिफ्रैक्शन में फर्स्ट मिनिमा ऑफ रेड लाइट वेवलेंथ कितना बोला है 660 नैनोमीटर formed on the first maxima of another light of wavelength lambda, find the value of lambda। from first minima red light का हुआ है एक दूसरा wavelength of light जिसका another light है ये, तो फर्स्ट उसका wavelength क्या होगा, तो लैम्डा डैश क्या होगा पूछा है। तो फर्स्ट मिनिमा, तो हमारा फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन जब बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा का वैल्यू कितना होता है बोलिए, तो फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन में फर्स्ट मिनिमा शुरू होता है 1 से, दैट इज डी लैम्डा बाई डी। ये फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन है, फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन है डी लैम्डा बाई डी फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन का। तो फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन का जो ये वाला होता है तो इसको ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ अनदर लाइट, तो मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है, ये मिनिमा का है, मैक्सिमा का वैल्यू क्या होता है 1.5 डी लैम्डा बाई डी, ये फर्स्ट मैक्सिमा का वैल्यू होता है, ठीक है फ्रॉन ऑफर में। तो ये वाला ब्राइट मतलब मिनिमा और ये वाला है हमारा डार्क मतलब मैक्सिमा का, तो दोनों सेम होगा, ये वाला हमारा लैम्डा 1 ये वाला लैम्डा 2। सो हम लोग क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए लैम्डा डैश चाहिए,
सो मैं लिख सकता हूँ λ1 बाई λ2 इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए हमारा पास ये चाहिए, इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों ये वाला पूछा है क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा है, फर्स्ट मैक्सिमम रेड लाइट इज फॉर्म्ड ऑन द फर्स्ट मैक्सिमम अनदर लाइट। तो हमारे पास ये वाला वेवलेंथ चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो दोनों फॉर्मूला बिठा के ये वाला का सॉल्व करना पड़ेगा, करके दूँ, ठीक है कर देता हूँ। चलिए, तो फर्स्ट मिनिमम ऑफ रेड लाइट 660 नैनोमीटर। सो फर्स्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या होगा, डी बाई डी मल्टीप्लाइड बाई 660, सो ये वाला होगा। इसी के साथ बोला है इज फॉर्म्ड ऑन द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ अनदर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा डैश, ऑफ अनदर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा डैश, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा डैश। सो इसी को हम लोग अगर देखें सो क्या होगा, इसी का वैल्यू दिया है 1.5 डी बाई डी लैम्डा 2। सो बोथ साइड डी बाई डी कट जाएगा, क्या पड़ा रहेगा, लैम्डा 2 इक्वल्स टू 660 डिवाइडेड बाई 1.5। तो 1.5 इसको करेंगे तो हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3/2, तो 3 2 6, 3 2 6 0, दैट इज 440 नैनोमीटर। सो लैम्डा डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 440 नैनोमीटर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बामा सीरीज ऑकर, आप सभी लोगों को पता है बामा सीरीज कहाँ ऑकर करता है, विजिबल रेंज में, इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं। उसका एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एनर्जी स्टेट। बोलिए, कितना बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये भी वेरी सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। 4 का ए का 2 बोला है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बोला है, दिया है हमारे पास, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या पता है, -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बोलिए, तो जब हमारा n का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, तो -13.6 बाई 2² दैट इज -13.6 बाई 4, दैट इज 4 3 12, 1 4 4 16, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना एनर्जी लगा है, -3.4 -13.6 माइनस ऑफ माइनस, दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। ओके, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। उसके बाद बोला है स्टेट मोजलेस लॉ, रिपीट नहीं करूंगा, आप सभी लोग को पता है। एट विच वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर z टारगेट एलिमेंट मोजलेस प्लॉट ऑफ एक्स इंटरसेक्ट z एक्सिस। तो इसका आंसर होगा z इक्वल्स टू 1 में होगा। ये जो हमारा b का 2 का आंसर है, z इक्वल्स टू 1 का वैल्यू में एक्स एक्सिस में होगा, ये भी हमने पढ़ाने का टाइम बोला था। उसके बाद बोला स्टेट द एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। देखिए कैसा टाइप का क्वेश्चन, आप सभी लोग को कर पाएंगे, माई होप आप सभी ने ये वाला किया है। उसके बाद वाला क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम टू शो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर विथ मास नंबर। कितना बार पढ़ाने का टाइम बोला हूँ, आप सभी लोग को पता है, ये वाला आने वाला था, आ चुका है। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने रेगुलर क्लास फॉलो किया था उन लोग को पता है। स्टेट दिस ग्राफ वाइल लाइट न्यूक्लियर अंडरगो फ्यूजन एंड हेवी न्यूक्लियर अंडरगो फिजन। बोलिए, क्या मैं बड़ा चढ़ा के कुछ बोल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन बोला था कि नहीं बोला था, आएगा कि नहीं आया, तो देखा, तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड, और LED डिपेंड करता है किसके ऊपर, यू नो द आंसर। और सर्किट डायग्राम, हाउ कैन यू फॉर्म एंड गेट एंड ऑर गेट यूजिंग 2 और मोर नैंड गेट। तो नैंड गेट से कैसे एंड गेट और गेट करते हैं, बहुत बार आप लोगों को पता कराया था, ये पता है आप लोगों को। उसके बाद 6 का ए का क्वेश्चन, हमें ये क्या टाइप का मॉड्यूलेशन दिया है और कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये वाला जो मॉड्यूलेशन है, तो ये क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। ये वाला क्या मॉड्यूलेशन है, ये वाला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ये वाला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। 6 का ए, ये वाला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये वाला क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये वाला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। और हम लोग और एक चीज़ क्या कह सकते हैं कि यहाँ से पूछे मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, कुछ भी नहीं, इसको 4 डिवाइडेड बाई 10, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा 0.4। वेरी इजी क्वेश्चन, दोनों को डिवाइड करने से आ जाएगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। उसे एंटेना क्या है आप सभी लोगों को पता है, व्हाट इज एंटेना। उसका B का 2 का क्वेश्चन, हाइट ऑफ द टीवी टावर 80 मीटर, सेम क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, वो भी रिपीट आ चुका है। मैं इसको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। B का 2 का क्वेश्चन, सो व्हाट इज द टावर, सिग्नल कितना दूर तक होगा, तो क्या फॉर्मूला है, √2, बोलिए RH, √2 RH। सो रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, 6400 किलोमीटर, दैट इज 6.4 × 10⁶ मीटर,
दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 6.4 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितना है, हाइट है 80 मीटर। सो हाइट है 80 मीटर। सो देखिए क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6.4 और 0 करेंगे तो 64, 2 8 16 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर होगा। तो 64 का अंडर रूट बाहर निकालेंगे तो 8 4 10 टू द पावर 3 मीटर, दैट इज 32 किलोमीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। ये वाला भी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद 7 का ए का क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 7 का ए का क्वेश्चन चलिए देखते हैं, सेक्शन सी का पार्ट। 7 का ए का क्वेश्चन सेक्शन सी, चलिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं सेक्शन सी क्या बोला है। सेक्शन सी 7 का ए का पार्ट बोला है, पर्सन हैविंग लॉन्ग साइटनेस कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट एट ए डिस्टेंस लेस देन 40 सेंटीमीटर इफ ही वांट्स टू सी थिंग्स सिचुएटेड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम हिम व्हाट शुड बी द पावर ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स। ठीक है, तो कैसा निकालेंगे, तो क्या क्या दिया है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया है -25 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस क्या दिया है 40 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पावर ऑफ द स्पेक्टेकल्स। तो हम सभी लोग को पता है मिरर इक्वेशन 1/v - 1/u। सो 1/40 25, 1/40 प्लस 1/25। तो 40 25 एलसीएम क्या होगा, बोलिए बोलिए एलसीएम क्या होगा। सो 40 और 25 का एलसीएम। सो आप, मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। ये वाला देखिए, इसको मिलाकर आपको फोकल लेंथ मिलेगा और पावर क्या होगा 1/f, यही जो निकलेगा यही आपका पावर होगा। इसको और मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको करके जो भी आंसर आएगा आप लोग निकाल लेना, मैं इसको रिपीट नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। देख लेते हैं सबका सही हुआ कि गलत हुआ है। आई होप आपका सभी सही हुआ है। सो बी का 2 का क्वेश्चन, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेवलेंथ कितना बोला है 6000 एंगस्ट्रॉम बोला है। स्क्रीन डिस्टेंस कितना है 80 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कोहेरेंट सोर्स कितना, दोनों कोहेरेंट सोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है बोला है 0.2 सेंटीमीटर। देन कैलकुलेट द 0.02 सेंटीमीटर। सो सेपरेशन ऑफ 9th ब्राइट फ्रॉम द सेकेंड डार्क, तो 9th ब्राइट फ्रॉम द सेकेंड डार्क। सो ब्राइट का फॉर्मूला क्या है, ब्राइट का मतलब जितना नंबर उतना नंबर बिठाएंगे, 9 d लैम्डा बाई डी माइनस, और डार्क बोलेंगे जिसके बोलेंगे उसको 0.5 माइनस करेंगे 1.5 d लैम्डा बाई डी, दैट इज 7.5 d लैम्डा बाई डी, ये वाला आंसर होगा। तो 7.5 d का वैल्यू क्या है 6, d का वैल्यू 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर मतलब 80 10 टू द पावर -2 मीटर, और इसका मतलब है 0.02 10 टू द पावर -2 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 10 टू द पावर -4 मीटर। सो d का और इसका क्या लिखेंगे 6000 10 टू द पावर -10 मीटर। तो d का वैल्यू क्या होगा 2 10 टू द पावर -4, लैम्डा का वैल्यू क्या होगा 6000 10 टू द पावर -10, और ये d का वैल्यू क्या होगा 2 10 टू द पावर -4। तो ये वाला कट गया। तो 7.5 इंटू 6 करने से कितना होगा 6 5 30, 6 7 42, 45 10 टू द पावर -10 मीटर। तो क्या होगा 45 एंगस्ट्रॉम। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, समझ गए। ओ सॉरी 6000 था, तो यहाँ पर 3 to 0 कम जाएगा -7 मीटर, 45 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ठीक है। तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। या आपको उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45000 एंगस्ट्रॉम, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी आप लोग कर सकते हैं, या 45 10 टू द पावर -7 मीटर ही लिख के रखिए ना, उतना क्या प्रॉब्लम है, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए IV कैरेक्टरिस्टिक्स PN जंक्शन डायोड, डिफरेंस बिटवीन P टाइप एंड N टाइप सेमीकंडक्टर, कॉमन क्वेश्चन। फोटो डायोड का एनर्जी गैप, ये भी आप लोग को पता है। बेस ऑफ ट्रांजिस्टर थिन लाइटली डोप्ड क्यों होता है, और सर्किट डायग्राम ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, और यहाँ पर कुछ बाइनरी सब्सट्रैक्शन दिया है, तो बाइनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो ठीक है कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका ये बाइनरी सब्सट्रैक्शन आप लोग करेंगे। और देखिए सर्किट डायग्राम ऑफ NPN ट्रांजिस्टर इन C कॉन्फ़िगरेशन, कितना बार बोलना पड़ेगा, ये वाला मैंने बोला था आएगा ही आएगा, देखिए आ चुका है, ठीक है। आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया है। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बोलना कि एग्जाम कैसा गया है, मैं आपका हर एक का कमेंट चेक करूंगा। पहला वाला जो दिया है 1 0 0, कितना सारे 0 दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 फिर 1 और
1 1 1 1, इन चारों को हम लोग ऐड करेंगे। जब ऐड करें क्या होगा देखिए, 1 और 1 मिलकर क्या होता है, बाइनरी एडिशन है, 2 नहीं, 1 और 1 मिलकर 10 होता है, 1, फिर 1 1 मिलकर 10 1, 1 1 मिलकर 10 1 10 1। सो ये वाला हमारा फाइनल आंसर हो गया। और एक क्या बोला है, इन दोनों को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, 1 1 0 0.101 और 1 1.1001 दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1 नीचे आएगा, ये जब करेंगे तो ये वाला मेरा 10 हो जाएगा, तो 1 - 10 क्या होगा, 1 - 10 10 - 1 1 होगा। फिर यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 - 1 फिर से 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10 - 1 हमारा फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 - 0, सो यहाँ पर मेरा देखिए 10 यहाँ पर मेरा 0 है, सो यहाँ पर फिर 1 आएगा, फिर 1 0 0 हो जाएगा। तो ये वाला मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस करेंगे तो ये वाला हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। मैं इसको रिपीट नहीं करा रहा हूँ। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो सेमेस्टर 4 फिजिक्स ये आपका क्वेश्चन था। अभी वीडियो का हम लोग एकदम क्लास के एकदम लास्ट पॉइंट में आ चुके हैं। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं कि कैसा लेवल का क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोग समझ पाए कि अगर मेहनत से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करना एग्ज़ाम में कुछ भी बड़ा बात नहीं है, कोई भी इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। समझ पाए? तो कैसा गया सभी का एग्ज़ाम, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलना। आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। तो इसी के साथ आप लोगों को टेक्निकली आज ही आपने जितने लोगों ने सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम दिया है, आज ही टेक्निकली आपका मेरा लास्ट क्लास था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका और मेरा रिश्ता ख़त्म हो जा रहा है। हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। आपका ज़िंदगी में कभी भी कुछ ज़रूरत पड़े, अगर पॉसिबल हो, मैं आपको हेल्प करूँगा। आपको आगे करियर में कैसा गाइडेंस चाहिए, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ बोलूँगा। आगे की ज़िंदगी आपका बहुत अच्छा जाए, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा। आपका आगे का ज़िंदगी बहुत खुशहाल मंगल हो, आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, आप जो भी करना चाहें वो आप अचीव कर पाएँ, ये मेरा आपके लिए आशीर्वाद रहेगा। आप सभी लोगों को ये कुछ बातें बोल के आज आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस अपकमिंग जर्नी में। थैंक यू।